अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती असम्बली में आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ नलगुंडा के जलसे आम में चंद्रशेखर राव ने उनके और हुकूमत के खिलाफ शदीद रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि KCR साबिक़ में मरकज़ी वज़ीर, चीफ मिनिस्टर और रुकने पार्लियामेंट के अलावा रुकने असम्बली की हैसियत से काम कर चुके हैं। असम्बली इंतखाबात में अवाम की जानिब से मुनासिब सबक सिखाने के बावजूद KCR के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर करते हुए 94,000 करोड़ रुपयों की अवामी दौलत को ज़ाया किया गया। असम्बली में एक मसले पर मुबाहिस जारी है, लेकिन KCR में हिम्मत नहीं है कि वो असम्बली में जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए चंद्रशेखर राव व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हुए नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बदनवानी नहीं हुई है तो वो असम्बली में इस मसले पर जवाब देने के लिए क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं। కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వమే ఏదో తప్పు చేసినట్టు, ఈ తప్పుకు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళే బాధ్యత అయినట్టు, అదేవిధంగా పదే పదే భాష గురించి, మాటల గురించి మీరు ఇట్లా అంటున్నారు, మీరు అట్లా అంటున్నారు, మమ్మల్ని గౌరవిస్తలేరు అని ఏదైతే చర్చ జరుగుతుందో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న నల్గొండ జిల్లాలో వాడిన భాష మీద చర్చ చేద్దామా అధ్యక్ష? ఏం బీకనికి పోయినరని అడుగుతాడా అధ్యక్ష? మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు పనిచేసి, కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసి, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసి, శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసి, పార్లమెంటుగా పనిచేసి, గొప్పలు చెప్పుకొని జబ్బలు జరుచుకునే ఉద్యమకారుని అనేట ఆయన ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాలో ఉండి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బీకనిక పోయినావు అని అడిగితే, రా ఇప్పటికే ప్రజల్ని ప్యాంట్ ఊడబిక్కురు, ఉన్న అంగి చొక్కా కూడా ఊడబిక్తాం. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలు మొన్న జరిగిన ఎన్నికలలో మీ ప్యాంట్ ఊడబిక్కిరు. ఇవాళ ఆ పాయింట్ ఊడవీకితే చెప్పుకునే దిక్కులేక బొక్కబోర్ల పడితే బొక్కలు ఇరిగినాయి మీకు. అయినా మీ బుద్ధి మారలేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని रियासती असम्बली में आज अहम अपोजिशन BRS के अरकान ने बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस के रवैये और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव के खिलाफ इस्तेमाल करदा नाजिबा अल्फाज के खिलाफ बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर दिया और अहाते असम्बली में ज़मीन पर बैठकर एहतजाज किया। ऐवान से वॉकआउट के बाद BRS के अरकान असम्बली बशमुल हरीश राव, तारक रामाराव, कडियम श्रीहरी और BRS के दीगर अरकान मीडिया पॉइंट के पास जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस और मार्शल्स ने उन्हें मीडिया पॉइंट जाने से रोक दिया और बैरिकेड्स लगा दिए, जिस पर अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस के साथ बहस और तकरार की। ताहम पुलिस ने बताया कि उन्हें मीडिया पॉइंट के पास जाने की इजाज़त नहीं है, जिस पर उन अरकान ने अहकाम की नकल बताने का मुतालबा किया। कुछ देर तक पुलिस के साथ बहस के बाद BRS के अरकान वहीं ज़मीन पर बैठकर एहतजाज करने लगे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि अरकान असम्बली को ही असम्बली के अहाते में तहदीदात आयद किए जा रहे हैं, जबकि यह हुकूमत इब्तिदा से ही ये दावे करते आ रही है कि उन्होंने जंजीरों से जकड़े अवाम को आज़ाद करवा दिया। उन्होंने कहा कि ऐवान में BRS को बात करने के लिए माइक फराहम नहीं किया जा रहा है और असम्बली के बाहर भी उन्हें मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहाते असम्बली के अतराफ 3 ता 4,000 पुलिस को तैनात किया गया। कडियम श्रीहरी ने कहा कि खारदार तार को प्रगति भवन से निकाल देने का दावा करने वाली हुकूमत असम्बली में अपोजिशन को दबाने के लिए खारदार तार का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपोजिशन लीडर KCR के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ఆర్డర్ కాపీ ఉంటే ఎమ్మెల్యేలు నాకు లేదు, ఆర్డర్ ఉంటే మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి, ఆర్డర్ ఉంటే చూపియండి. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఆపండి. మీరేంటి ఆర్డర్ అంటే ఎవరు చెప్పారు? లోపల ఇంత అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నాయా? ముందు కూడా సభ జరిగేటప్పుడు ప్రెస్ మీట్ అవుతుంటే లైవ్ ఇయ్యరు నిబంధన ఉన్నది. కొత్త నిబంధన మారిస్తే చెప్పాలి కదా. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, కంచెల రాజ్యం, పోలీసు రాజ్యం. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, కంచెల రాజ్యం.
రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం కంచెల రాజ్యం పోలీసు రాజ్యం వాగు దుంకిందన్నా, అన్నపూర్ణ రిజర్వాయర్ నిండిందన్నా, రంగనాయక్ సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్ కింద పచ్చటి పంట పొలాలు ఈరోజు కనబడుతున్నాయంటే అది కాళేశ్వరం అందించిన ఫలితం అని చెప్పి కూడా చెప్పుకోక తప్పదు. అంటే ఇలా పెరిగిన పంట రాశుల్లో ప్రతిబింబించింది కాళేశ్వరం. ఇవాళ ఒక మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టులో ఏదో కుంగిపోయినంత మాత్రాన దాన్ని ఏదో భూతద్దంలో పెట్టి చూపే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మొత్తం ప్రాజెక్టును ఇలా డ్యామేజ్ చేయాలనేటువంటి ఒక దుష్ట పన్నాగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్పడతా ఉంది. నేననేది ఒకటే, ప్రభుత్వానికి చెప్పాం. కానీ ప్రభుత్వం ఏంటంటే బహిరంగ సభ కావచ్చు లేదా శాసనసభ కావచ్చు, ఎక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడ, ఎక్కడ మైక్ దొరికితే అక్కడ సమయం లేకుండా, సందర్భం లేకుండా తన ముఖ్యమంత్రి అనే విషయాన్ని మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నారు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు బడ్జెట్ పై చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంగా సభలో ప్రవేశించి బడ్జెట్ కు సంబంధం లేకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అంశాన్ని తీసుకొని तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी श्रीधर बाबू ने असेंबली में वाजे किया कि हर इंतखाबी वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए खुलूस नीयत से काम किया जाएगा। मालियाती नज़्म ज़ब्त के जरिए वादों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की असल अपोजिशन BRS अवाम को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। श्रीधर बाबू ने वोट ऑन अकाउंट बजट पर मबाहिस के दौरान BRS MLA कडियम श्रीहरी के रिमार्क्स का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन कांग्रेस हुकूमत के बनने के 10वें दिन से ही तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत को 100 दिन का भी मौका नहीं दिया गया। श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत ने 2 वादों को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले मजीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। చూపెట్టారనటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఈ దేశ ప్రగతికి మనం నాంది పలికినాం. ఆ రోజున్న ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఎంత పెరిగింది, క్రమక్రమేణా ఏ విధంగా పెరుగుతూ ఉంది, ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించి అక్కడ తీసుకున్న ప్రోయాక్టివ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీల వల్ల ఏ విధంగా పెరుగుతూ ఉంది, పెరిగే దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. మేము ఈరోజు మాకు బేషిజాలు లేవు అధ్యక్ష. మొన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఏదైనా గత ప్రభుత్వం ఒక మంచి విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రగతికి సంబంధించి దాన్ని ఇంకా మెరుగైన రీతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం మా ప్రభుత్వం అని మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మీకు కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. మేమేం కావంటలేం. సరే, గత సంవత్సరం 20,000 కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన MOUలు చేసుకొని ఉంటారు. असेंबली के बजट इजलास के छठे दिन वजीर उमूर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू और अपोजिशन जमात BRS के रुकन कडियम श्रीहरी में बहस और तकरार हो गई। वोट ऑन अकाउंट बजट पर मबाहिस के मौके पर कडियम श्रीहरी ने ऐवान का कोरम न होने के बावजूद इजलास के इनेकाद पर एतराज़ किया, जिस पर वजीर श्रीधर बाबू ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कोरम पूरा है। उन्होंने कहा कि 10% अरकान ऐवान में हैं। श्रीधर ने ऐवान की कार्रवाई को आसानी के साथ जारी रखने के लिए BRS के अदम ताउन पर बरहमी का इजहार किया। श्रीहरी ने कहा कि जब बजट पर मबाहिस हो रहे हैं तो ऐवान में वजीर आला मौजूद नहीं है, जिससे हुकूमत की अदम संजीदगी जाहिर होती है। वहीं रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला और वजीर फाइनेंस नागुज़िर वजूहात की बिना पर ऐवान में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर वजीर फाइनेंस बाद अज़ाम बयान देंगे। सर अभी अरे నువ్వు ఫస్ట్ మొదటిసారి అసెంబ్లీకి వచ్చారు, నేర్చుకోండి. ఎందుకు తొందరపడుతున్నారు? అక్కడ మాట్లాడు నాతో మాట్లాడు ప్లీజ్. అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలనే మేము కోరుకుంటున్నాం. దానికి కావాల్సిన మా సహకారం కూడా ఉంటుంది. కాలయాపన చేసి ప్రజలను మోసం చేయొద్దు అనేదే మా అభిప్రాయం తప్ప వేరొకటి కాదు అధ్యక్ష. మీరు ఏం చెప్పింది అధ్యక్ష? డిసెంబర్ 9న రైతు రుణమాఫీమైన సంతకం చేస్తామని మీరు చెప్పలేదు అధ్యక్ష. 100 రోజులలో హామీలను నెరవేర్స్తామని మీరు చెప్పలేదు అధ్యక్ష. అది మేము చెప్పితే అవి మేము మళ్ళీ రిపీట్ చేసి రిమైండ్ చేస్తే మా మీద విరుచుకబడితే లాభం ఏముంది? శ్రీధర్ బాబు గారు మీరు చెప్పిందే కదా, మేము చెప్పిన మాట కాదు కదా ఇది. కాబట్టి చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి లేరు.
నిలబెట్టుకోలేదని మేము ప్రజల పక్షాన రిమైండ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అధ్యక్ష, ఈ 6 హామీలకు కూడా నేను ప్రాథమిక అంచనా వేస్తే ఈ 6 గ్యారంటీలకు ప్రాథమిక అంచనా వేస్తే 1,36,000 కోట్లు అవుతుంది. बीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मसले पर बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और उसकी मजम्मत की। 4 जुम्मे को तेलंगाना कानून साज असेंबली में तकरीर करते हुए केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन मेडीगड्डा बैरेज का दौरा करने के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बीआरएस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम सिर्फ एक बैरेज का नाम नहीं है, ये 3 बैरेजेस, 15 आबी ज़खायर, 19 सब स्टेशन, 21 पंप हाउस, 203 किलोमीटर टनल्स, इसके अलावा 1531 किलोमीटर की नहर, 98 किलोमीटर का प्रेशर और 530 टीएमसी का ज़ख़ीरा और 240 टीएमसी की गुंजाइश वाली प्रोजेक्ट का नाम कालेश्वरम है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की साबिका हुकूमत को बदनाम करने के लिए 2-3 सूत्रों को नुकसान पहुंचाने को इशू बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया कि वो तबाहशुदा सूत्रों की मरम्मत करे और कालेश्वरम प्राजेक्ट में पंपिंग शुरू करवाए। ఇప్పుడు నేను వారంటే నాకు గౌరవం ఉంది అధ్యక్ష. పొన్నం ప్రభాకర్ గారు నేను 2009 నుంచి కలిసి పనిచేసిన సహచరులు. ఆనాడు వారు ఎంపీగా, నేను ఎమ్మెల్యేగా మొదటిసారి గెలిచినాం. అప్పటి నుంచి కలిసి పనిచేసినాం. కానీ సత్యదూరమైన మాటలు చెప్తుంటే, వాస్తవానికి విరుద్ధమైన మాటలు చెప్తుంటే బాధతో తప్పకుండా అన్నాం అధ్యక్ష. కానీ వారు కూడా గౌరవ మంత్రి వారు, ఈరోజు గౌరవ మంత్రి గారు తప్పకుండా ఆలోచించాలి, మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటికి 2 సార్లు ఆలోచించాలి. ఇవాళ వారి నియోజకవర్గంలో హుస్నాబాద్లో గౌరవెల్లి అనే రిజర్వాయర్ పూర్తయి ట్రయల్ రన్ అయిన మాట వాస్తవం కాదా అధ్యక్ష? ఇవాళ హుస్నాబాద్లో ప్రజలకు తెలియదా? వేములవాడ నియోజకవర్గంలో మలకపేట రిజర్వాయర్ మొత్తం పూర్తయి అందులో 1 టీఎంసీ నీళ్లున్న మాట వాస్తవం కాదా అధ్యక్ష? ఇవాళ కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడి అదేమి జరగనట్టు నేను మేడిగడ్డకు పోయి వచ్చి మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నారో అధ్యక్ష, నేను గౌరవ సభ్యులకు తమరి ద్వారా తెలియజేసేది అధ్యక్ష ఒకటే ఒక్క మాట అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत एक वाइट पेपर जारी करे जिसमें बताया जाए कि वो अवाम को दी गई 6 जमानतों को किस तरह नाफिज करने का मंसूबा रखती है। 4 जुम्मे को माली साल 2024-25 के लिए तेलंगाना के अबूरी बजट पर बहस पर बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने 6 जमानतों की तकमील पर संगीन शुकूक व शुबात का इजहार किया। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत 15 मार्च की डेडलाइन के अख्तिताम तक अपने अहद का एहतराम करेगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी 6 जमानतें देने और 300 से ज़्यादा दीगर वादे करने से पहले तेलंगाना की माली हालत से बेखबर थी। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत को इन सभी वादों को पूरा करने के लिए 2,15,568 करोड़ और 45 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ताहम इस बजट में इन 6 जमानतों के लिए सिर्फ 53,196 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के लिए मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात दे। उन्होंने ऐसे मामलात को हल करने के लिए वक्फ, रेवेन्यू और दीगर महकमों के साथ मीटिंग बुलाने की तजवीज़ दी। एजिटेशन कर रही थी तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें और टीआरएस पार्टी भी थी और तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1,600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठ के इस मसले को हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली में ए महेश्वर रेड्डी को अपना फ्लोर लीडर मुकर्रर किया है। असेंबली इंतखाबात के ज़ायद 2 माह बाद बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी ने हल्का निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असेंबली को बहैसियत कायदे बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मुकर्रर किया।
स्पीकर को रवाना करदा एक मकतूब में किशन रेड्डी ने उन्हें महेश्वर रेड्डी के बहैसियत कायद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी तकर्रुर के ताल्लुक से मुतला किया। महेश्वर रेड्डी ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी। उस वक्त वो कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम्स पर अमलावरी कमेटी के सदनशीन के ओहदे पर फायज थे। बीजेपी के रियासती सरबराह ने आदिलाबाद के रुकन असम्बली पी शंकर और कामारेड्डी के रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी को डिप्टी फ्लोर लीडर्स की हैसियत से मुकर्रर किया। मधूल के रुकन असम्बली रामाराव पटेल सेक्रेटरी होंगे। किशन रेड्डी ने सिरपुर के रुकन असम्बली पी हरीश बाबू को चीफ विप और निजामाबाद अर्बन के रुकन असम्बली डी सूर्य नारायण गुप्ता को विप मुकर्रर किया। आरमूर के रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी बहैसियत काज़ी मुकर्रर किए गए। 30 नवंबर को मुनक़िदुद्दीन असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बेरोजगार नौजवानों और अवाम की दुआएं साथ होती हैं तो आइंदा 10 साल ही नहीं बल्कि 20 साल तक तेलंगाना में अवामी हुकूमत ही रहेगी। उन्होंने चैलेंज किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आइंदा 10 साल का उनका बाल भी बीगा नहीं कर सकते। शहर के एलबी स्टेडियम में मुंतखब पुलिस कांस्टेबल्स में तकर्रुरनामे हवाले करने के लिए मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक 15 दिन के अंदर 13,444 कांस्टेबल्स की अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले कर रहे हैं। మీకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందించినప్పుడు అంతే ఆనందాన్ని అంతే సంతోషం. నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఆనాటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రజాప్రతినిధుల కంటే రాజకీయ పార్టీల కంటే మీలాంటి యువకులు ముందు భాగాన నిలబడి ఈ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున నడిపించారు కాబట్టి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది। ఈ ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండవ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये मुजस्समा टैंकबंड पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वाक़ होगा और ये मुजस्समा डॉक्टर BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव और जयपाल रेड्डी जैसे मशहूर लोगों के मुजस्समों से मुज़य्यन है। मारूफ इलाके में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की गैर मौजूदगी की कमी महसूस हो रही थी। राजीव गांधी ने टेलीकॉम सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं। साबिक वज़ीर आज़म और कांग्रेस लीडर ने मुल्क की सालगिरह के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। उनके मुजस्समे का मकसद न सिर्फ उनकी सालगिरह पर माला चढ़ाना है बल्कि हमें तरगीब भी देना है। ये तारीख में नीचे जाने का मौका है। తెలంగాణ సంస్కృతికి సాంప్రదాయానికి ఈ రాష్ట్ర విముక్తి కోసం ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి అమరులైన చాలామంది విగ్రహాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి। అయితే ఆ పక్కన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, ఇంకొక పక్కన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ, ఆ పక్కన మాజీ ప్రధానమంత్రి PV నరసింహారావు గారు, ఇంకా కాస్త ముందుకెళ్తే కీర్తిశేషులు జయపాల్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరి విగ్రహాలు సమాధులు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి। నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాత ఒక లోటు ఉన్నది, ఆ అవకాశాలు వచ్చినాయి అని అంటే శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి దేశంలో కంప్యూటర్ను పరిచయం చేయడం। ఈరోజు తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో పేదవాళ్ళు कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों रेणुका चौधरी साबिक मरकजी वजीर और अनिल कुमार यादव के नाम का ऐलान किया। रियासत से जारिया साल अप्रैल में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। रियासती असम्बली में अरकान की तादाद के लिहाज से बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस को 2-2 सीटों पर आसानी से कामयाबी मिल सकती है, जिसके पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों के लिए मुकाबला करने का फैसला किया है। और आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव के नामों का ऐलान कर दिया। राज्यसभा के इंतखाब के लिए जुमेरात 15 फरवरी को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जिसके पेश नज़र आज इन नामों का ऐलान किया गया। रेणुका चौधरी का शुमार कांग्रेस के सीनियर कायदीन में होता है। वो साबिक में भी 1986 से 1998 तक 2 मरतबा राज्यसभा की रुकन रही हैं। 1999 और 2004 में खम्मम लोकसभा हल्के से वो मुंतखब हुई थी। उन्होंने देवगौड़ा की काबीना में मरकजी वजीर बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद और 2004 में मनमोहन सिंह हुकूमत के दौर में वजीर सियाहत
2006 में मरकजी वजीर बराए ख़वातीन व बहबूदी अतफाल के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, जबकि अनिल कुमार यादव का शुमार यूथ कांग्रेस के मुतहरिक लीडरों में होता है। वो साबिक रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव के बड़े फर्जंद हैं और वो फिलवक्त सिकंदराबाद DCC के सदर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से 4 रियासतों के लिए राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी को जयपुर से राज्यसभा की उम्मीदवार बनाया गया, जिन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचकर राज्यसभा के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जयपुर पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत भी मौजूद थे। BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने वी राजू रविचंद्र को BRS के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर तस्दीक कर दी है। पार्टी रहनुमाओं और सरबराहों से बातचीत के बाद फैसला किया गया। दरियासनाम वी राजू रविचंद्र KCR की हिदायत पर कल यानी 15 फरवरी को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। TPCC NRI सेल के चेयरमैन डॉक्टर BM विनोद कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस माह की 13 और 14 तारीख को 2 दिन की अबूधाबी के दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ 8 तिजारती माहिदों पर दस्तखत किए, लेकिन खलीजी कारकुनों यानी गल्फ वर्कर्स की फलाह बहबूद का ख्याल नहीं रखा। चारशंबे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में 88 लाख तारिकीन वतन मजदूर रहते हैं और मरकजी हुकूमत उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। एम्बेसडर डॉक्टर विनोद कुमार NRI सेल चेयरमैन बात कर रहा हूँ। आज जो इतने जो पैसे से हम जो है पेट्रोल खरीद रहे, मशीनरी खरीद रहे, इंटरनेशनल जो गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में जो है 10 साल से जो BRS TRS गवर्नमेंट में प्रॉमिस किए, कुछ नहीं हुआ। फिर जो है वहाँ जो है एक्सीडेंट्स, नेचुरल डेथ्स बहुत होते हैं गल्फ वर्कर्स, क्योंकि वो दिन भर रात भर 45 डिग्रीज जो टेम्परेचर पे काम करके वो खाने को पीने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि काम करना पड़ता, पैसा कमाना पड़ता, फिर यहाँ घर चलाने के लिए फैमिलीज के लिए भेजना पड़ता। वो लोगों को जो है नेचुरल डेथ्स भी होते, एक्सीडेंटल डेथ्स भी होते। वो कांग्रेस के सीनियर कायद जी निरंजन ने YSRCP लीडर YV सुब्बा रेड्डी के उस बयान की सख्त मजम्मत की जिसमें उन्होंने हैदराबाद को आंध्रा और तेलंगाना की मुश्तरका राजधानी के तौर पर मजीद 2 साल के लिए तौसी देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये ऐलान इंतखाबात से कबल दोनों रियासतों के अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया। कल YV सुब्बा रेड्डी साहब जो YSRCP के लीडर है वैजाग में बात करते हो, उन्होंने ये बताए कि आइंदा 2 साल के वास्ते हैदराबाद को कंबाइंड स्टेट का कैपिटल सिटी के वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट को मुतालबा करेंगे बोल के उन्होंने बताया। कांग्रेस पार्टी उनका मुतालबा को कंडम करता। एट एनी मोमेंट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। द कांग्रेस गवर्नमेंट विच इज इन तेलंगाना, इट आल्सो नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एनी प्रपोजल। उन्होंने ये भूल जा रहे। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुजाता पॉल ने आज मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत किसानों की तहरीक को कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपने MSP के लिए कानून बनाने के मुतालबे को लेकर अटल हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। झूठ और जुमले मोदी जी ने दिए थे हमारे अन्नदाताओं को जब मुख्यमंत्री थे। जिस फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन की वो बात करते थे C2 + 50%, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से MSP की लीगल गारंटी कहते थे मनमोहन सिंह जी को कि आप दे क्यों नहीं रहे अन्नदाता को, वो उन्होंने खुद भी नहीं दिया। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहलवा दिया अपनी सरकार से कि नहीं दिया जा सकता वरना पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। कभी कहते हैं दिया, कभी कहते हैं नहीं दिया, और 3 काले कानून लेके आए किसानों के लिए। उन्हें आतंकवादी बुलाया, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें न जाने क्या क्या अपशब्द के कहे, क्योंकि ये नाकारा है सरकार। ये प्रचंड अहंकारी सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अन्नदाता तेलंगाना के भद्रादरी कुत्तागुडम जिले में 27 करोड़ रुपए मालियत के गांजे को तलब कर दिया गया। SP व डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदनशीन रोहित राजू ने कहा कि 11,061 किलो गांजा जिले के 17 पुलिस स्टेशनों के हुदूद के 142 मामलात में मुलजिमीन के पास से जब्त किया गया था, जिसको जिले के
हेमाचंद्रपुरम के नवाही इलाके में जला दिया गया। हैदराबाद के मजाफाती इलाके जानवाड़ा में सड़क की तोसी के मसले पर चर्च में घुसकर हमला किया गया और चर्च को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े में जहां 11 अफराद जख्मी हो गए, वहीं चर्च को भी नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में शेड्यूल्ड कास्ट राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से मोकिला पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए खवातीन, मर्द हजरात और बच्चों के फ़र्क के बगैर गाली गलौज करते हुए ताक़ुब करके आहनी सलाखों, पत्थरों और लाठियों से कातिलाना हमला किया गया। हमलावर करीब 200 थे, जिन्होंने ये कहते हुए हमला किया कि उनकी बात मानने से इनकार की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मकामी अफराद ने बताया कि चर्च के पास सड़क की नींव डाली जा रही थी और इसकी तोसी की जा रही थी, जबकि ईसाई ब्रदरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा कि पहले जितनी सड़क थी उतनी ही डाली जाए, इसमें तोसी ना की जाए। साबिक़ में भी यही बात कही गई थी, लेकिन कल अचानक सड़क डालने के लिए काम शुरू किया गया। उस वक्त चर्च के पास सिर्फ 10 से 15 लोग मौजूद थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। सड़क की तोसी पर एतराज़ के साथ ही वो लोग भड़क गए जो सड़क डालने के हामी थे और उन्होंने मनसूबाबंद तरीके से हमला कर दिया। मुतासरीन में शामिल एस इंदिरा ने बताया कि चर्च के पास सड़क डालने का काम शुरू हुआ था, उसी वक्त ये हमला किया गया। हमलावरों का ताल्लुक बजरंग दल से बताया जा रहा है। तेलंगाना के रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वाकया पेश आया। सीनियर्स की जानिब से MBBS के बास तलबा की मुबैना तौर पर रैगिंग की गई। सीनियर्स ने उनके सर के बाल निकाल दिए और उनकी मूंछों को ट्रिमर से काट दिया। यह वाकया मंगल की रात बॉयज़ हॉस्टल में पेश आया। तलबा के माँ बाप की शिकायत पर गोदावरी खनी पुलिस ने 4 सीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसी दौरान MBBS साले बल के तलबा ने इस वाक़े के खिलाफ वाइस प्रिंसिपल के चेंबर के पास एहतजाज किया। मुतासरा तलबा का कहना है कि आजिज़ी इंकिसारी के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया। उन्होंने रैगिंग में मुलविस सीनियर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश में एक अदालत ने चेक बाउंस केस में अदाकार, प्रोड्यूसर व सियासतदान बंदला गणेश को 1 साल कैद की सजा सुनाई। ओंगोल में सेकंड एडिशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने इस केस में फैसला सुनाया। बी गणेश ने जे वेंकटेश्वरलू को खर्च की अदायगी के लिए 95 लाख रुपए का एक चेक जारी किया था। वेंकटेश्वरलू ने जब बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो बंदला गणेश के अकाउंट में नाकाफी फंड्स की वजह से वो वापस हो गया। वेंकटेश्वरलू ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवाया। गणेश को 1 साल जेल की सजा के अलावा उन्हें हिदायत दी गई कि वो दरखास्त गुजार को 95,10,000 रुपए की रकम अदा करें। अदालत ने गणेश को फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील के लिए 1 माह का वक्त भी दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस को एक शीरख्वार बच्चा कचरा कुंडी से दस्तयाब हुआ। यह वाकया चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गाजी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद की इत्तला पर उन्होंने शीरख्वार बच्चे को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और जिस मकाम पर बच्चा दस्तयाब हुआ वहाँ करीब में लगाए गए CCTV कैमरों की जाँच की जा रही है ताकि इस बच्चे को कचरा कुंडी में फेंकने वालों की निशानदही की जा सके। शहर के मसरूफ तरीन इलाके मलकपेट अकबरबाग में आज दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में ज्वेलरी शॉप में मौजूद नौजवान पर कातिलाना हमला करके जेवरात लूट लिए गए। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बावसूख ज़राए के मुताबिक अकबरबाग में वाक़े कुसबा ज्वेलर्स में आज रहमान नामी नौजवान तनहा मौजूद था। दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान चेहरे पर मास्क लगाया हुआ एक शख्स ज्वेलरी शॉप में खरीदार की तरह दाखिल हुआ। उसने नौजवान से तलाई चेन दिखाने की ख्वाहिश की। ज़राए के मुताबिक जब वो तलाई चेन देख रहा था कि इसी असना में मजीद 2 अफराद जो चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे दुकान में अचानक दाखिल हुए और उन्होंने रहमान के गले पर तेज़ धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े। हमले के बाद लुटेरे वहां काउंटर के पास रखे हुए जेवरात लूटकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। चंद लम्हों में वारदात अंजाम दी गई। हालांकि इस मसरूफ तरीन सड़क पर लोगों की आमद और रफ्त रहती है। वारदात के बाद जख्मी नौजवान ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पर इत्तला दी और साथ ही पुलिस के आला ओहदेदार वहां पहुंच गए। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शहर हैदराबाद के एलमी नगर में पेश आए सड़क हादसे में आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गए जबकि सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब एक तकरीब में शिरकत के बाद बाइक पर घर वापस होने के दौरान उनकी बाइक को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। जाँ बहक सर्कल इंस्पेक्टर की शिनाख्त सादिक अली के तौर पर की गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर ख्वाजा वली मोइनुद्दीन शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।